इस बार लोकसभा का चुनाव राजस्थान में काफी दिलचस्प रहा है और एक सीट इसी दिलचस्पी की वजह भी बनी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की, जहां के समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। इसके इतिहास को देखते हुए क्या रहेगा इसका भविष्य और क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई में किरोड़ीलाल मीणा का जो समीकरण बनाया था उन्होंने, वो सच हो पाएगा? सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस बार कांग्रेस ने युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया है और लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक नाम लगातार सामने आ रहा था पिछले 6 महीनों से, जो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी तो लंबे टाइम से कर रहे थे। फिर उनके टिकट को लेकर जद्दोजहद भी हुई और कुछ नेताओं ने उनके टिकट रोकने की कोशिशें भी की, लेकिन ऐसा वो खुद भी कहते रहे कि टिकट मुझे दिया नहीं जा रहा है। कई लोग रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन पायलट समर्थक होने के कारण उन्हें टिकट मिल ही गया। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में इस युवा के खिलाफ जो भी सियासत खेली गई, उन सबको धराशाही करते हुए वो राजनीति के पथ पर निकल पड़े। हम बात कर रहे हैं अनिल चोपड़ा की, जिनके सामने एक अनुभवी, सहज और सरल नेता को बीजेपी ने मौका दिया, राव राजेंद्र सिंह को, जिनके पास अनुभव है विधानसभा का और लोकसभा चुनाव लड़ने का। हालांकि 2009 में उनको हार का सामना करना पड़ा था लालचंद कटारिया के सामने, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट शाहपुरा से काट दिया था। तो उन्होंने बगावत नहीं की, बल्कि पार्टी का साथ दिया, पार्टी के प्रत्याशी का शाहपुरा में, और इंतजार करते रहे अपने मौके का। तो पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दे ही दिया। जहां राव राजेंद्र सिंह के तरह अलग अलग नाम हवा में तैरते हुए जयपुर ग्रामीण से आ रहे थे, जिस तरह के श्रवण सिंह बगड़ी का नाम आ रहा था, राखी राठौड़ का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जब जयपुर ग्रामीण में अ, अब सवाल ये पैदा होता है कि राव ने चुनाव तो लड़ लिया है जयपुर ग्रामीण से, लेकिन अब इस सीट पर कौन काबिज होगा, चोपड़ा या राव? सीट के समीकरण देखें तो युवाओं की सीट रही है ये, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि अब छोटवाड़ा से विधायक है, भजनलाल सरकार में मंत्री भी हैं। वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार 2 बार यहाँ से सांसद 14 और 2019 में रह चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतार दिया और ये टिकट और ये सीट यहाँ से खाली हो गई थी। अब राव राजेंद्र सिंह वर्सेस अनिल चोपड़ा का एक दिलचस्प चुनाव जयपुर ग्रामीण में हुआ है। अब इस चुनाव को युवा वर्सेस अनुभवी नेता के तौर पर भी देखा गया और चुनाव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के तौर पर तो देखा ही जा रहा है। लेकिन जो इनपुट्स हमें लगातार मिलते रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो ये कहते हैं कि अनिल चोपड़ा यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कि वो जातिगत समीकरण जो यहाँ पर फिट नहीं बैठ पा रहे हैं चोपड़ा के लिए। जो सबसे बड़ी दिक्कत चोपड़ा के लिए है यहाँ पर, वो है जयपुर ग्रामीण के लोगों को, यहाँ के वोटर्स को एक तरीके से कोर बीजेपी के वोटर के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी ज्यादा हैं, लेकिन विधायक ज्यादा होने से क्या होता है? जब बाड़मेर में अभी तक परिणामों के अनुमानों में अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं हरीश चौधरी और 5 विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक सकती है, ऐसा समीकरण बता रहे हैं। ऐसा आउटसोर्सेस की तरफ से आउटपुट्स आ रहे हैं और इन सब का कारण है जातिवाद, जो जयपुर ग्रामीण सीट पर भी हावी होता दिखाई दे रहा है और अनिल चोपड़ा के लिए भारी साबित हो सकता है। लेकिन लोगों की माने तो उनका कहना है कि अनिल चोपड़ा ने जबरदस्त चुनाव लड़ा है और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकमात्र छात्र नेता रहे हैं। वो अपने इस छात्र जीवन में, जब वो राजनीति में एंट्री हुई थी उनकी, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी ना करके उन्होंने लोकसभा चुनाव के रण में ही उतरना अच्छा रहा और अनिल चोपड़ा ने इस चुनाव को बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा भी है। अब जिस तरीके से हम आंकड़े बताते हैं, उन आंकड़ों की अगर माने तो जयपुर ग्रामीण में 8 विधानसभाएं सीट है। कौन सी पार्टी के वहां पर विधायक हैं और कौन कौन सी सीट पर कितने प्रतिशत हुआ है मतदान, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, इसलिए बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। तो जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ग्रामीण परिवेश की सीटें यहाँ पर ज्यादा हैं और यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी ज्यादा हैं। एक बड़ी मुश्किल और अगर कांग्रेस के लिए जयपुर ग्रामीण में अगर माने तो वो ये है कि यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं अच्छी खासी पैठ वाले अपने पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रखते थे। पूर्व सांसद लालचंद कटारिया, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चले गए। अब राजेंद्र यादव कोटपुतली में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार में रहे हैं, वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए।
आलोक बेनीवाल भी जो शाहपुरा से पूर्व विधायक रहे, उनकी माता कमला बेनीवाल कई राज्यों की राज्यपाल रही हैं, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रही हैं और कई बार मंत्री भी। वो आलोक बेनीवाल भी कांग्रेस का दामन छोड़ गए। वैसे तो वो निर्दलीय हो गए और फिर बीजेपी में शामिल भी हो गए। ऐसे में अनिल चोपड़ा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अपनी उनकी पुरानी पार्टी के, मतलब पुरानी पार्टी क्या, उन्हीं की पार्टी के नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी बदल ली इस समय, क्योंकि समय पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन अनिल चोपड़ा के साथ दूसरे नेताओं का आना बेहतर भी साबित हुआ। मनीष यादव लगातार उनके साथ सक्रिय नजर आए। इधर इंद्रराज गुर्जर यानी कि सचिन पायलट की पूरी टीम उनके साथ दिखाई दे रही थी और इसी का फायदा उनको इस चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें 8 विधानसभा सीटों की, तो सबसे पहली सीट है शाहपुरा की। इसमें फुलेरा भी है, इसी के साथ झोटवाड़ा है, आमेर है, जम्वा रामगढ़ है, बासु है और ये तमाम 8 सीटों में हम बात करने वाले हैं वोट प्रतिशत की। तो बीजेपी के विधायक जहां से रहे हैं विधानसभा चुनाव में, विराटनगर में बात करें तो विराटनगर में 53.93% वोट हुई है। कुलदीप धनखड़ यहाँ पर चौकोनी मुकाबले में विधायक बने। बीजेपी के विधायक है, पूर्व कार्यकर्ता बताए जाते हैं। शाहपुरा की बात करें तो मनीष यादव बड़े मार्जिन से जीतने वाले विधायक यहाँ कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और पहली बार विधानसभा पहुंचे, बड़े मार्जिन से जीते हैं और यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत रहा 57% और अच्छी वोटिंग शाहपुरा की सीट पर हुई थी। इसके अलावा दूसरी सीट की हम बात करते हैं तो वहां 59% वोटिंग हुई थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां के, झोटवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, वहां से मंत्री भी हैं और उनकी सीट पर 59.5% वोटिंग हुई थी। आमेर की बात करें तो सतीश पूनिया की यहाँ पर हार तो हुई थी और इस सीट पर हरियाणा के चुनाव के अभी तो वो प्रभारी हैं और सतीश पूनिया के सामने प्रशांत शर्मा ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर और वो जीत भी गए थे। यहाँ पर भी 59.2% वोटिंग हुई। आमेर के जम्वा रामगढ़ की बात करें तो वहां पर 57% वोटिंग हुई। महेंद्र पाल मीणा यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं और आखिरी बानसूर विधानसभा शकुंतला रावत यहाँ से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार में रही थी। शकुंतला रावत जो बानसूर से आती हैं और अनिल चोपड़ा के साथ भी उन्होंने दिया था, लेकिन यहाँ पर इस समय वो विधायक हैं। देवी सिंह शेखावत जो 49.1% वोटिंग यहाँ पर हुई थी और सबसे कम वोटिंग की बात करें तो वो हुई है बानसूर में, जो अच्छी बात नहीं है। अगर वहां का प्रतिशत देखें तो इन तमाम 8 विधानसभाओं में से सबसे कम प्रतिशत यहीं पर देखा गया था। सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत आमेर में देखा गया, फिर शाहपुरा में देखा गया। इसके बाद अगर हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा के कॉम्बिनेशन की, तो जयपुर ग्रामीण का पूरा जिम्मा किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया था। यहाँ पर गुर्जर मीणा और जाट कॉम्बिनेशन किस तरीके से फिट बैठ जाता है किरोड़ी लाल मीणा के लिए, तो अनिल चोपड़ा के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यादव वोट की बात करें तो मनीष यादव उनके लिए ला सके और ऐसे में उनका कॉम्बिनेशन अनिल चोपड़ा के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। राव राजेंद्र सिंह की बात करें तो बीजेपी के पूरे परचम यहाँ पर वो खरे उतरे हैं, बीजेपी के समीकरण पर खरे उतरे हैं। ये सीट राव राजेंद्र सिंह के लिए भी फिट बैठती है। जातिगत समीकरण उतना नहीं देखा जाएगा राव राजेंद्र सिंह के मुकाबले, लेकिन अनिल चोपड़ा के लिए अगर गुर्जर मीणा यादव और जाट वोटों का कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है और इसमें साथ साथ मुस्लिम वोट भी शामिल हो जाते हैं, तो ये अनिल चोपड़ा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है सीट। तो ये था समीकरण वहां के इनपुट्स का, कौन जीतेगा कौन नहीं ये तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। लेकिन जयपुर ग्रामीण में अगर आप इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जानते हैं वहां के समीकरण, तो बताइएगा जरूर आपकी नजर में कौन जीतने वाला है, कौन जीत का परचम फहराने वाला है। ये सीट बीजेपी को मिलने वाली है या फिर कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।